बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होंगे, सेफ होंगे और घर पे ही होंगे। बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास में। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे चैनल का नाम है ऑर्ग केमी, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिससे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हो सके और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं वो मिनिमाइज हो सके। इसी कड़ी में आज की क्लास लेकर हम आए हैं और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में समझा था बड़े डिटेल में। आज हम समझेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। बच्चों, टाइप्स ऑफ जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये दो टाइप के होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट्स जो है ये दो टाइप का होता है बच्चों। फर्स्ट होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और इसको हम कहते हैं इन शॉर्ट प्लस आई इफेक्ट। इन शॉर्ट हम इसे प्लस आई इफेक्ट भी कहते हैं, और इसी का एक नाम है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर। ये कह सकते हैं अपन इसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर। ओके। सेकंड जो टाइप होता है बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट का, वो है निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और इसी को इन शॉर्ट कहा जाता है माइनस आई इफेक्ट, और इसी का एक और नाम कहा जा सकता है और वो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर। इस तरह से जो इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं दो टाइप के होते हैं। ओके। अब बच्चों, ये जो दो टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन क्या है? हम इन्हें किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इजी वे में? तो जरा देखते हैं इनका रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। मैं पहले प्लस आई का रिप्रेजेंटेशन समझाता हूं, फिर माइनस आई का। बच्चों, ये टाइप्स हम पहले ही देख चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर, लेकिन वहां पर हमने इन्हें सेपरेटली नोमिनेट नहीं किया था। हमने इनको इंडक्टिव इफेक्ट के टर्म में ही समझा था। अब हम इनको सेपरेट कर रहे हैं, तो आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों चीजें हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए, प्लस आई का रिप्रेजेंटेशन किस टाइप से होता है। सपोज ये कोई सिस्टम है जिसमें हमने कार्बन चेन ले रखी है, और इस कार्बन चेन से हमने एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम, जिसको हम सोर्स एटम कहते हैं, अटैच कर रखा है। ये सोर्स एटम हमने इससे अटैच कर रखा है, सोर्स एटम। ओके। इसी टाइप का एक सिस्टम हमने इधर ले रखा है, जिसमें हमने कार्बन चेन ले रखी है, और इस कार्बन चेन के साथ में हमने यहां भी एक सोर्स एटम अटैच कर रखा है। एक सोर्स एटम हमने यहां भी अटैच कर रखा है। ठीक। इन कार्बन्स को मैं नंबर डाल देता हूं। 4 कार्बन कंटेनिंग रिंग को मैंने एज अ कार्बन चेन यहां पर लिया। अब हम कह रहे हैं कि यहां कंडीशन ये है
if electronegativity of Z atom is less than electronegativity of कार्बन एटम। हमने यहां पर ये कंडीशन लगा रखी है बच्चों, ठीक। और इधर हमने कंडीशन लगा रखी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Z डैश एटम इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम। हमने यहां पर ये कंडीशन लगा रखी, ठीक। अब हम अच्छे से जानते हैं कि जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट किस तरह से होगा, और हम ये भी जानते हैं कि जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किधर या किस डायरेक्शन में होगा और कैसे होगा। याद आया? ये दोनों ही चीजें हम डिस्कस करके आ चुके हैं। अब हम जरा बात करें यहां, तो बताइए बच्चों, इस सिस्टम में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा? इस सिस्टम को देख के कुछ समझ में आ रहा है? यस, चूंकि यहां कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Z एटम से ज्यादा है, सोर्स एटम से ज्यादा है, इसलिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स कार्बन डिस्प्लेस्ड होंगे। इट मींस सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसा होगा? वो होगा अवे फ्रॉम Z एटम, अवे फ्रॉम Z एटम। देखिए, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है देन Z, और हमें पता है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स उसी एटम की ओर डिस्प्लेस्ड होते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो चूंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये Z से दूर डिस्प्लेस होंगे, अवे फ्रॉम Z एटम और टुवर्ड्स कार्बन चेन। यस, और हमने ये भी समझा हुआ है कि यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, और इसीलिए Z पर एक चार्ज डेवलप होगा, डेल पॉजिटिव, और कार्बन पर डेल नेगेटिव। फिर हमने ये भी देखा हुआ है कि जैसे ही यहां डेल नेगेटिव आएगा, C1 और C2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर कर जाएगी, और यहां अगर हम चेक करें किसकी नेगेटिविटी ज्यादा है तो हमें दिखेगा C2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन C1, और इसी वजह से C2 की ओर ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस्ड होंगे। लेकिन हमें पता है कि यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है कार्बन और Z के कंपैरिजन में, इसलिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट कम होगा, और इसी वजह से जो जनरेट चार्ज होगा डेल नेगेटिव, उसका मैग्नीट्यूड भी डेल 1 से कम होगा। अब यहां पर जैसे ही C2 पर डेल नेगेटिव आया तो C2 और C3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफर कर गई, इस वजह से यहां भी शिफ्टिंग होगी, यहां भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होगा, बट वो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? वो C3 की ओर होगा, क्योंकि C3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C2 से ज्यादा है। हम जानते हैं ये नेगेटिवली चार्ज है, ये न्यूट्रल है। नेगेटिवली चार्ज न्यूट्रल में किसकी ज्यादा होती है? न्यूट्रल की। तो यहां भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड होंगे और ये C3 की ओर जाएंगे, और इसी वजह से C3 पर भी एक डेल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा जिसका मैग्नीट्यूड C2 से कम होगा। जैसे ही C3 पर डेल नेगेटिव आया, C3 C4 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर कर गई, तो यहां भी इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होगी, लेकिन यहां पर डिफरेंस और भी कम है, इस वजह से जो चार्ज जनरेट होगा वो बहुत ही कम होगा, और हम कहते हैं वो अप्रोक्स किसके इक्वल होता है? वो अप्रोक्स 0 के इक्वल होता है। इस तरह का अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट शो हो रहा है किसी सिस्टम में जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम सोर्स एटम हो, अवे फ्रॉम सोर्स एटम हो, या टुवर्ड्स द कार्बन चेन हो, टुवर्ड्स द कार्बन चेन हो, उस इंडक्टिव इफेक्ट को कहा जाता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। पॉजिटिव का मतलब होता है बढ़ना, पॉजिटिविटी आ रही है,
पॉजिटिविटी का मतलब बढ़ना, बढ़ना मतलब इलेक्ट्रॉन के टर्म में है। तो इस इंडक्टिव इफेक्ट में जो कार्बन चेन है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है क्या? देखो, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में ध्यान रखिएगा हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन चेन में बढ़ती, तभी तो पॉजिटिव कह रहे हैं। भाई मेरे पास पॉजिटिविटी आ रही है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो यहां पर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है ऐसा इंडक्टिव इफेक्ट जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स कार्बन चेन होता है या अवे फ्रॉम सोर्स एटम होता है, प्लस आई इफेक्ट कहलाता है। और इस इफेक्ट के थ्रू कार्बन चेन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है। क्लियर है? प्लस आई इफेक्ट में कार्बन चेन कैसी होगी? इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी। देख रहा है, सब कार्बन डेल नेगेटिव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हो रहे हैं। दूसरी चीज, Z का क्या इंपैक्ट है यहां पे? तो Z का इंपैक्ट ऐसा है कि Z अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर भेज रहा है, दूर धकेल रहा है। इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है क्या कार्बन चेन को? तो चूंकि Z यहां पर डोनेट कर रहा है, इसलिए यहां पर Z का ये इफेक्ट क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर। ये जो हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर जो टर्म लिखा है वो किसके रेस्पेक्ट में लिखा है? Z के रेस्पेक्ट। सोर्स एटम का बिहेवियर यहां पर कैसा है? सोर्स एटम इलेक्ट्रॉन्स को दूर धकेल रहा है क्या? सोर्स एटम कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर रहा है क्या? सोर्स एटम कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है क्या? और चूंकि यहां डोनेट कर रहा है इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर भी कह रहे हैं। क्लियर है? चलिए अब जरा इस पर आते हैं। इस केस में आप देखिए किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? Z की। Z डैश एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इन कंपेयर टू कार्बन एटम। तो अगर Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो भैया सिग्मा इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे? यस, कार्बन की ओर भागेंगे या Z की ओर भागेंगे? Z की ओर भागेंगे। वेरी गुड, समझते हो तुम लोग। Z की ज्यादा है तो Z की ओर भागेंगे, और Z की ओर जब भागेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन रिच कौन हो जाएगा? Z। और कार्बन पर आएगा डेल पॉजिटिव। ठीक, अब जैसे ही C1 कार्बन पर डेल पॉजिटिव आया, C1 और C2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफर कर गई। सारा का सारा लॉजिक वैसा ही चलेगा। और जैसे ही डिफर कर गई तो यहां भी शिफ्टिंग होगी, बस हमें देखना है किधर होगी। तो जिसकी नेगेटिविटी ज्यादा उधर होगी। किसकी नेगेटिविटी ज्यादा है भैया? C1 की, क्योंकि डेल पॉजिटिव है। एक न्यूट्रल और एक पॉजिटिव चार्ज में किसकी ज्यादा होती है? पॉजिटिव चार्ज की, हम जानते हैं, वेल नोन। तो यहां पर शिफ्टिंग होगी टुवर्ड्स C2, और इस वजह से C1 की ओर C2 की ओर होगी, या C1 की ओर C1 की ओर होगी, क्योंकि C1 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और जैसे ही C1 की ओर सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, C2 पर डेंसिटी कम हो जाएगी, तो C2 पर भी एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, जिसको डेल पॉजिटिव कहेंगे। जैसे ही C2 पर डेल पॉजिटिव आया, C2 और C3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफर कर गई, तो यहां भी इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होगी, और वो किधर होगी? C2 की ओर। जैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे C3 पर भी एक डेंसिटी कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, तो यहां पर भी डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ही C3 पर डेल पॉजिटिव आया, C3 C4 की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी डिफर कर गई, तो यहां भी शिफ्टिंग होगी और वो C3 की ओर होगी, और इस वजह से C4 पर भी डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और वो बहुत ही कम होता है, हम जानते हैं, अप्रोक्स 0 के इक्वल। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस पूरे सिस्टम में भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं, और डिस्प्लेस जब हो रहे हैं तो किस डायरेक्शन में हो रहे हैं? वो डायरेक्शन यहां पर अब की बार चेंज है। यहां पर शिफ्टिंग हो रही है टुवर्ड्स सोर्स एटम। यहां सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग किधर हो रही है? टुवर्ड्स सोर्स एटम, और अवे फ्रॉम कार्बन चेन। यानी कार्बन चेन पर डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, नेगेटिविटी आ रही है। तो माइनस आई इफेक्ट मतलब
ऐसा इंडक्टिव इफेक्ट जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम कार्बन चेन हो या टुवर्ड्स सोर्स एटम हो, उसे हम कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। और यहां पर Z का इंपैक्ट क्या है जरा देखिए। Z का इंपैक्ट ये है कि Z इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन चेन से खींच रहा है। Z इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन चेन से खींच रहा है क्या, यानी कार्बन चेन से विड्रॉ करवा रहा है। इसीलिए यहां पर Z की नेचर कैसी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग नेचर। और यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चों, हमसे पूछ लेता है, एग्जामिनर बहुत चालाक है, एग्जामिनर नहीं चाहता हम इजीली सेलेक्ट हों, इसलिए वो हर कोशिश करेगा हमें फेल करवाने की, हमारा सिलेक्शन रुकवाने की। इसलिए वो ट्रिकी क्वेश्चन बनाता है। ट्रिकी क्वेश्चन आसानी से पकड़ में नहीं आते। जब हम करते हैं तो हमें लगता है यही आंसर है, और जब आंसर की मिलाते हैं तब पता चलता है कि आंसर तो कुछ और था। तो क्या ट्रिकी क्वेश्चन बनता है इसमें, जरा समझ के चलना। हमें पूछेगा इस इंडक्टिव इफेक्ट का रिप्रेजेंटेशन जो हमने लिखा है, इसमें कार्बन चेन का जो कार्बन है, जैसे मैं C1 कह दूं, मैंने C1 कह दिया, C1 कार्बन का कौन सा इंडक्टिव ऑब्जर्व हो रहा है। जो हमने दो टाइप पढ़े हैं, प्लस आई और माइनस आई, उसमें से C1 कार्बन कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, C1 कार्बन। अब आप कहेंगे माइनस आई, जो कि गलत आंसर है। रुकोगे, अभी तो सर कह रहे हो जो माइनस आई। यस, हम कह रहे हैं ये माइनस आई है, लेकिन सी का माइनस आई नहीं है। अब जरा समझो कैसे कह रहा हूं। जिस एटम की बात करता है, जिस एटम के रेस्पेक्ट में तुमसे इंडक्टिव पूछता है, उसी को सोर्स एटम मान लो, उसी को सोर्स एटम मान लो, और उसी को सोर्स एटम मानकर सोचो कि वहां से सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जिस एटम के रेस्पेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट पूछ रहा है, उसी एटम को सोर्स एटम मान लीजिए, और वहां से सोचिए कि डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? इसलिए बच्चों, क्योंकि ये जो मैंने नॉमिनेशन दिया है नेगेटिव इंडक्टिव और पॉजिटिव इंडक्टिव, ये मैंने सोर्स एटम के रेस्पेक्ट में दिया है। सोर्स एटम के रेस्पेक्ट में दिया है कि सोर्स एटम से सिग्मा इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये जो नोमेनक्लेचर दिया जाता है, ये सोर्स एटम के रेस्पेक्ट में दिया जाता है। अगर सोर्स एटम से इलेक्ट्रॉन अवे जा रहे हैं तो हम कहते हैं प्लस आई, और सोर्स एटम की ओर आ रहे हैं तो हम कहते हैं माइनस आई। और समझने का एक छोटा सा तरीका यह भी है कि सोर्स एटम पर कौन सा चार्ज जनरेट हो रहा है आफ्टर डिस्प्लेसमेंट। जो चार्ज डेवलप हो रहा है सोर्स एटम पे आफ्टर डिस्प्लेसमेंट, वो चार्ज ही उनका इंडक्टिव होता है। तो अगर माइनस आ रहा है देन माइनस आई, प्लस आ रहा है देन प्लस आई। यानी जो भी हम बात कर रहे हैं, ये जो भी कहानी हम कह रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कह रहे हैं? सोर्स एटम के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं, क्योंकि यही तो रिस्पॉन्सिबल है इस डिस्प्लेसमेंट के लिए। कहा है डेफिनेशन में, when atom or group of atom having different electronegativity with than carbon is attached with the carbon chain, उसके अटैचमेंट के कारण अगर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे सिग्मा के, तो वो इंडक्टिव है। यानी Z के रिस्पेक्ट में सारी बात हो रही है। तो हमेशा ध्यान रखना, जिस एटम के लिए पूछ रहा है उसी एटम को सोर्स मान लो। अगर मान लो यहां C1 के लिए पूछ रहा है, तो बताइए C1 से सिग्मा इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं, अवे और टुवर्ड्स। अवे और टुवर्ड्स, तो हम देख पा रहे हैं अवे फ्रॉम C1, अवे फ्रॉम C1 हो रहे हैं क्या? इट मींस यहां C1 का तो प्लस आई इफेक्ट शो हो रहा है। C1 का कौन सा इफेक्ट शो हो रहा है? प्लस आई। और Z का कौन सा इफेक्ट शो हो रहा है? माइनस आई, क्योंकि Z के रेस्पेक्ट में तो इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स आ रहे हैं, टुवर्ड्स Z। यहां पूछ ले हमसे कि C1 का कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट शो हो रहा है, हम कहेंगे भैया C1 को सोर्स एटम मान के देखने पे पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स C1 एटम आ रहे हैं।
C1 एटम की ओर आ रहे हैं, इट मीन C1 का यहां माइनस आई है और Z का यहां प्लस आई, तो तुम्हें घुमाएगा, लेकिन हमें सही करके आना है, उसके हर चैलेंज को फेस करना है और अपना सिलेक्शन पक्का करना है बढ़िया रैंक के साथ। तो अगर हमसे किसी एटम के रेस्पेक्ट में पूछे इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा है, तो आप चेक करिएगा उस एटम के रेस्पेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम दैट एटम हो रहा है या टुवर्ड्स दैट एटम हो रहा है। अवे फ्रॉम दैट एटम हो रहा हो देन हम कहेंगे प्लस आई है, टुवर्ड्स द एटम हो रहा हो हम कहेंगे माइनस आई। क्लियर है? चलिए ओके, तो Z का कौन सा इंपैक्ट शो हो रहा है? विड्रॉइंग। यहां Z का कौन सा इंपैक्ट शो हो रहा है? डोनेटिंग, इसीलिए इन्हें डोनेटिंग नेचर और विड्रॉइंग नेचर भी कहा जाता है। क्लियर है? आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी कोई क्यूरी हो, कोई डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका बढ़िया सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन डाउट मत रखिएगा, एग्जामिनर को एक पॉइंट चाहिए, उसे पता है ये बच्चा इसको ऐसे ही पढ़ के गया होगा, नॉर्मली वो खट से करके क्वेश्चन बना देगा। हर एक चीज क्लियरिटी से हमें आनी चाहिए, दिमाग में क्लिक होनी चाहिए। ठीक, चलिए अब इसमें आता है कि वो कौन से ग्रुप्स हैं, क्योंकि यहां तो मैंने अभी Z लिखा है, Z को स्पेसिफाई नहीं किया। Z क्या है? Z कुछ भी हो सकता है। अब हम इस Z को जानना चाहते हैं कि कौन से ग्रुप्स हैं जिनको अगर मैं यहां इस Z की जगह पर रिप्लेस कर दूं तो वो प्लस आई शो इफेक्ट करेंगे, और कौन से ग्रुप्स हैं जो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ग्रुप्स ऑफ प्लस आई इफेक्ट एंड ग्रुप्स ऑफ माइनस आई, और इन दोनों को ही हम एक ऑर्डर में पढ़ेंगे, और ये ऑर्डर होगा इनके स्ट्रेंथ का ऑर्डर। सबसे पहले हम प्लस आई वाले लेते हैं, ग्रुप्स ऑफ प्लस आई इफेक्ट। हम उन ग्रुप्स की बात कर रहे हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे अगर इन्हें किसी कार्बन चेन के साथ अटैच कर दिया जाए, और यहां हम इनका ऑर्डर बनाएंगे। हम ऑर्डर के फॉर्म में पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट की स्ट्रेंथ का ऑर्डर बना रहा हूं। ठीक, अब इस ऑर्डर को समझने से पहले एक छोटी सी चीज हमें समझनी जरूरी। अगर हमारे पास 3 स्पीशीज हैं, यह है कहानी ए की। ए कोई पर्सन है जिसकी कहानी ये है कि ये पहले ये ए नेगेटिव हुआ करता था, फिर ये ए न्यूट्रल हो गया और आजकल ये ए पॉजिटिव है। पहले ये ए नेगेटिव हुआ करता था, फिर ये ए न्यूट्रल हुआ, और आजकल लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, ये ए पॉजिटिव हो गया। अब हमें इस ए की एक बात मालूम होनी चाहिए कि ये 3 स्टेजेस से गुजरा है, ए नेगेटिव, ए न्यूट्रल, ए पॉजिटिव। इन तीनों ही स्टेजेस में वो कौन सी स्टेज ऐसी है जहां पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, और वो कौन सी स्टेज है जहां पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ये हमें समझना है, ये हमें देखना है। जरा देखिए, सोचिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी किस स्टेट में सबसे ज्यादा थी और किस स्टेट में सबसे ज्यादा कम है। तो आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे रिलेट होती है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जो पावर है, जो नेचर है, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना होती है। यस, और वही तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा जिसके पास डेफिशिएंसी ज्यादा होगी। सोचो, मेरे पास डेफिशिएंसी ज्यादा है तो मेरी नेचर कैसी होगी? ज्यादा अट्रैक्ट करूंगा ताकि मैं अपनी डेफिशिएंसी को कम कर सकूं। और इन तीनों में सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी किसकी है? अभी लॉकडाउन के पीरियड में सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी शो कर रहा है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। इट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। देन
ए न्यूट्रल और सबसे कम ए नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जब ये ए नेगेटिव हुआ करता था तो उसके पास बहुत ही थे, एक्सेस में थे, तो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होती? कम। कभी ये अंबानी हुआ करता था, फिर ये आम आदमी बना और आजकल ये फकीर बन के घूम रहा है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कहां है? इट मींस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी यही ना होगी। कहीं भी दिख जाए कोई बांटने वाला आ गया तो भागेगा नहीं? हाँ भाई भागेगा। तो अगर इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर पूछे हमसे तो हमें पता है इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर होगा ये। ठीक, चलिए अब आप ये समझ गए। अब जरा आते हैं इस ऑर्डर में, यानी अब यहां से आप ये समझ जाइएगा कि विड्रॉविंग नेचर सबसे ज्यादा इसकी अट्रैक्टिंग करेगा ना, अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। अगर अट्रैक्ट करेगा तो अगर इसे किसी सिस्टम से लगा दो कि ये सिस्टम को डेफिशिएंट बना देगा, क्योंकि सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी विड्रॉल कराने की पावर ज्यादा है इसकी। इससे कम इसकी विड्रॉविंग पावर है, इससे कम इसकी विड्रॉविंग पावर है। क्लियर? क्लियर है बात? एक चीज मैं यहां लिख ही देता हूं, यही ऑर्डर किसका है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग पावर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग पावर, यही ऑर्डर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग पावर का है। ठीक, अच्छा, इसी में अगर तुमसे पूछे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर का ऑर्डर क्या है? डोनेटिंग पावर का, तो भैया डोनेट कौन करेगा? जिसके पास ज्यादा होंगे। पहले ये नेगेटिव हुआ करता था, अंबानी हुआ करता था, आजकल ये फकीर है। बताइए कहां डोनेशन ज्यादा करना, कहां डोनेट ज्यादा करने की टेंडेंसी है? यहां या यहां? सभी जानते हैं अंबानी होता तो बड़ा डोनेट करता, फकीर होने के बाद क्या डोनेट करेगा? लोगों से डोनेशन लेगा ये तो अगर डोनेटिंग पावर की नेचर देखें तो इसकी रिवर्स हो जाएगी, यानी डोनेटिंग पावर इसके रिवर्सिबल होगी। डोनेटिंग पावर, ये आप कहीं पर नोट करके रखिए दिमाग के किसी कोने में। विड्रॉइंग पावर का ऑर्डर ये चलता है, डोनेटिंग पावर का ऑर्डर ये चलता है। ठीक, अब आते हैं अपन यहां। तो अगर मान लो हमसे प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर पूछा, इट मींस डोनेटिंग नेचर का ही ऑर्डर पूछ रहा है। प्लस आई बोले तो डोनेटिंग नेचर। ठीक, अब हमें एक पॉजिटिव गिवन है, एक न्यूट्रल गिवन है और एक नेगेटिव गिवन है। ठीक, हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई इफेक्ट। उसकी सबसे ज्यादा प्लस आई किसका होगा, सबसे कम प्लस आई किसका होगा? तो प्लस आई बोले तो डोनेटिंग नेचर, और डोनेटिंग नेचर किसकी सबसे ज्यादा होती है? नेगेटिव की। तो सबसे ज्यादा प्लस आई कौन शो करेगा? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, फिर न्यूट्रल, और सबसे कम पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। यस, राइट। चलिए ये चीज समझ में आ गई। अब अपन लेते हैं कुछ एग्जांपल। तुम्हें से कहा गया है, तुम्हारे पास है एक तो CH2 नेगेटिव, एक है NH नेगेटिव, और एक है O नेगेटिव, और एक है COO नेगेटिव। और हमसे पूछा गया है कि इनमें हमें प्लस आई का ऑर्डर बताना है, किसका प्लस आई ज्यादा है, किसका प्लस आई कम है। अब इनको देख के आप कहेंगे कि सर अभी तो आप नेगेटिव, न्यूट्रल, पॉजिटिव की बात कर रहे थे और क्वेश्चन में तो सारे ही नेगेटिवली चार्ज दे दिए। यस, सारे नेगेटिवली चार्ज, तो फिर इनका ऑर्डर हम कैसे पता करें सर? तो सर ऑर्डर पता कैसे करेंगे? हम बताएंगे, एग्जाम में आप पता करेंगे, यहां तो हम बताएंगे। सुनो कैसे। दो चीजें ध्यान रखिएगा। अगर हमें प्लस आई का या माइनस आई का किसी का भी ऑर्डर पूछ रहा हो तो सबसे पहले हम जो फोकस करेंगे वो फोकस करेंगे सोर्स एटम पे। और किसी भी ग्रुप का सोर्स एटम वो एटम होता है जो कार्बन चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है।
जो कार्बन चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है वो होता है सोर्स एटम। उस सोर्स एटम का नेचर कैसा है हम सबसे पहले ये चेक करेंगे। सोर्स एटम की डोनेटिंग नेचर चेक करेंगे अपन सबसे पहले, और वो कैसे चेक करेंगे कि सोर्स एटम नेगेटिवली चार्ज है, सोर्स एटम न्यूट्रल है या सोर्स एटम पॉजिटिवली चार्ज है। सबसे पहला काम, तो यही पहला काम हम यहां भी करते हैं। यहां सोर्स एटम कार्बन है क्योंकि डायरेक्टली कार्बन अटैच होगा सिस्टम से। यहां सोर्स एटम नाइट्रोजन है क्योंकि नाइट्रोजन कनेक्ट होगा सिस्टम से। यहां सोर्स एटम ऑक्सीजन है क्योंकि ऑक्सीजन कनेक्ट होगा सिस्टम से। और यहां सोर्स एटम ये कार्बन है और ये कार्बन अटैच होगा सिस्टम से। ठीक, अब आप जरा देखें चारों में, ये जो कार्बन सोर्स एटम है ये नेगेटिवली चार्ज है, ये जो नाइट्रोजन सोर्स एटम है ये भी नेगेटिवली चार्ज है, और सर ये ऑक्सीजन जो सोर्स एटम है ये भी नेगेटिवली चार्ज है। लेकिन ये जो कार्बन है, ये जो सोर्स एटम है ये नेगेटिवली चार्ज है या न्यूट्रल है? तो हमें तो ये न्यूट्रल नजर आ रहा है। अब हम यहां आ जाते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज और एक न्यूट्रल में किसकी डोनेटिंग पावर ज्यादा? तो नेगेटिव की। इट मींस ये तीनों ही नेगेटिवली चार्ज सोर्स एटम है, तो इन तीनों की डोनेटिंग नेचर इस कार्बन से ज्यादा होगी। यस और नो? बिल्कुल, इस कार्बन से ज्यादा होगी। और रीजन क्या है? क्योंकि यहां सोर्स एटम न्यूट्रल है और यहां सोर्स एटम नेगेटिव है। अब आप इस पर दिमाग लगाओगे, यस ये भी नेगेटिवली चार्ज, लेकिन ये सोर्स एटम नहीं है भाई, ये तो नेक्स्ट एटम है। नेक्स्ट एटम है, डोनेटिंग पावर तो है इसकी, इस नेगेटिव की, क्योंकि यहां देगा और ये आगे देगा। लेकिन कंपेयर इनसे हो रहा है भाई, कंपैरिजन तो इनसे हो रहा है ना। तो ये तो पहले यहां देगा फिर ये देगा, लेकिन ये तो डायरेक्टली दे देंगे क्या? क्लियर है? तो इसकी डोनेटिंग जो पावर है, डोनेटिंग पावर प्लस आई इफेक्ट इसका इन तीनों से कम होगा। ये बात समझ में आई या नहीं? रीजन क्लियर है? क्योंकि इन तीनों में सोर्स एटम नेगेटिवली चार्ज है और इन तीनों में सोर्स एटम, इट मींस डायरेक्टली कनेक्टेड एटम, न्यूट्रल है। ठीक, अब जरा इन तीनों को कंपेयर करते हैं। अब इन तीनों को कंपेयर करने के लिए हमें एक लॉजिक और पता होना चाहिए, जरा वो भी सीख लें। चीजों को आसान बनाने के लिए हमें छोटे छोटे से पॉइंट्स पता होने चाहिए। अब वो क्या है? देखो, इन तीनों में हम कैसे चेक करेंगे? ये तीनों ही नेगेटिवली चार्ज, तो इस पर चार्ज वाला कंसेप्ट तो नहीं लगेगा क्योंकि तीनों पर एक जैसा चार्ज है, लाइक चार्ज है, इन पर आइडेंटिकल चार्ज है सब पे। तो चार्ज वाला कंसेप्ट यहां नहीं चलेगा। चार्ज से हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो फिर कैसे डिसाइड करें कि इन तीनों में किसका डोनेटिंग पावर ज्यादा है? तो यहां हम डिसाइड करेंगे कि इन तीनों में जो नेगेटिव चार्ज है वो किस एटम पर ज्यादा स्टेबल है और किस एटम पर कम स्टेबल है। जहां सभी स्पीशीज आइडेंटिकली चार्ज हो, जहां सारी स्पीशीज आइडेंटिकली चार्ज हो, वहां पर अगर हमें स्ट्रेंथ का ऑर्डर डिफाइन करना है तो हम ये चेक करते हैं कि किस स्पीशीज पर वो चार्ज स्टेबल है और किस स्पीशीज पर वो चार्ज अनस्टेबल है, और इससे हमें पता चलता है ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। क्लियर है? अब यहां पर भी तीनों आइडेंटिकली चार्ज हैं, तो अब हमें यहां चेक करना है कि ये नेगेटिव कहां ज्यादा स्टेबल है और कहां कम स्टेबल है। ठीक, तो सबसे पहले तो ये कैसे पता करते हैं? सुनो, नेगेटिव चार्ज जो होता है, नेगेटिव चार्ज स्टेबल एट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो नेगेटिव चार्ज होता है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर स्टेबल होता है। कैसे होता है जरा समझ भी लो। नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की एक्सेस, नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की एक्सेस। अब इलेक्ट्रॉन की एक्सेस को होल्ड करना किसके बस की बात होगी? जो पावरफुल होगा। एक पावरफुल स्पीशीज ही इलेक्ट्रॉन की एक्सेस को होल्ड कर सकती है।
और अगर वो इलेक्ट्रॉन के एक्सेस को होल्ड कर सकती है, इट मींस नेगेटिव चार्ज उस स्पीशीज पर स्टेबल है। ठीक, जनरल एग्जांपल लें अगर, तो जो डॉन किस्म के लोग होते हैं, जो बाहुबली टाइप के जो लोग होते हैं, उनके पास अथाह पैसा होता है। वो अथाह पैसा आराम से होल्ड करके रखे हुए हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है उस पैसे से, उन्हें कोई डर नहीं है उस पैसे का। क्यों क्यों रखे हुए हैं वो, क्यों होल्ड कर पा रहे हैं वो? क्योंकि वो पावरफुल है, उनसे कोई छीन नहीं सकता। तो जो पावरफुल होता है वो पावर को होल्ड कर सकता है, पावरफुल के पास ही पावर रहती है। तो अगर हम कह रहे हैं यहां इलेक्ट्रॉन एक्सेस के बारे में, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस को कौन होल्ड कर सकता है? जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई हो, यानी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके रखने की टेंडेंसी हाई हो। अगर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके रखने की टेंडेंसी हाई है तो वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है, उसके ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन स्टेबल रह सकते हैं क्योंकि वो पावरफुल है। तो नेगेटिव चार्ज जो स्टेबल होता है वो कहां होता है? एट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब जरा ये भी मालूम होना चाहिए कि अनस्टेबल कहां होता है। तो सिंपल है, जो कमजोर है, जो पावरफुल नहीं है, क्या उसके पास में बहुत सारा पैसा होल्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। लोग छीन के ले जाएंगे, लूट के ले जाएंगे, छीन के ले जाएंगे, लूट के ले जाएंगे, वो रोक नहीं सकता क्योंकि कमजोर है। तो जैसे ही छीन के लेके, लूट के लेके, उसकी एक्सेस तो खत्म हो गई, यानी उसे तो तकलीफ है उस पैसे से। तो जो कमजोर होगा, जो लेस पावरफुल होगा, वो नेगेटिव को होल्ड नहीं कर पाएगा, और नेगेटिव को होल्ड नहीं कर पाएगा इट मींस नेगेटिव चार्ज वहां पर अनस्टेबल होगा। और यहां पावर से हमारा मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम यहां कहेंगे, सेकंड जो लाइन हम कहेंगे वो है नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल या लेस स्टेबल, अनस्टेबल और लेस स्टेबल एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये दो चीजें आपको इतनी अच्छे से आनी चाहिए कि कोई नींद में भी उठा के आपसे पूछे आधी रात को कि भैया नेगेटिव चार्ज कहां स्टेबल होता है, तो आप बोल दें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल होता है। कहां अनस्टेबल होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर अनस्टेबल होता है, और फिर भले सो जाए। क्लियर है दोनों बातें? अब जरा ये भी समझ लो कि नेगेटिव की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी से डोनेटिंग नेचर कैसे रिलेट कर रही है। तो सुनो कैसे रिलेट कर रही है। जो संभाल नहीं सकता, जहां अनस्टेबल है, वो क्या चाहेगा? भैया मेरे सर पे बोझा रख दिया गया है, मैं उसे संभाल नहीं पा रहा हूं, इधर उधर इधर उधर गिरने की टेंडेंसी हो गई मेरी, तो मैं क्या करूंगा? मुझे चॉइस मिली, ला मुझे दो। किसी ने मुझे कहा ला मुझे दे दे, ले भाई पकड़, खट से दे दूंगा। कोई लेगा तो ठीक, वरना फेंक दूंगा। यानी मेरी उसे अपने सर से उतार के फेंकने की टेंडेंसी, देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। क्या? क्योंकि मैं संभाल नहीं पा रहा हूं। यस और नो? यस। तो अगर नेगेटिव अनस्टेबल है तो वो स्पीशीज नेगेटिव को कम करना चाहेगी ना। और नेगेटिव को कम कैसे कर सकती है? किसी को दे के। इसका मतलब उसकी देने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा। बस देने की टेंडेंसी को तो डोनेटिंग नेचर कह रहे हैं अपन इतनी देर से। यस और नो? तो भैया जहां नेगेटिव अनस्टेबल होगा वो फेंक देगा, इट मींस उसकी डोनेटिंग नेचर ज्यादा होगी। जहां नेगेटिव स्टेबल, उसे कोई तकलीफ ही नहीं है। बाहुबली को कोई कह रहा लाओ सर थोड़ा मुझे दे दो, तकलीफ हो रही है, तो क्या कहेगा? अरे जाता है नहीं, दिखाओ कट्टा। कट्टे वट्टे रखते हैं इसलिए कभी बोलना मत जाके, वरना कुछ और दे देंगे। क्लियर है बात? तो नेगेटिव चार्ज जहां स्टेबल होगा उसकी डोनेटिंग नेचर कम होगी, और जहां लेस स्टेबल होगा उसकी डोनेटिंग नेचर ज्यादा होगी। तो हम यहां कह सकते हैं, एक ट्रिक और बना सकते हैं अपन, नेगेटिव स्टेबल
अगर नेगेटिव स्टेबल है देन डोनेटिंग नेचर कैसी होगी, कम होगी। और अगर नेगेटिव अनस्टेबल है तो डोनेटिंग नेचर ज्यादा होगी। ये लो भैया, ये दो रामबाण याद रखिए, दिमाग में ऐसे छापिएगा कि कोई नींद में भी उठा के पूछे तो हम बता दें। ठीक, अब इन सारे कंसेप्ट को यहां अप्लाई करके हमें तो इसका ऑर्डर निकालना है। ये रामायण हमने इसीलिए समझी है ताकि हम खट से इनका ऑर्डर निकाल पाए। बताइए डोनेटिंग पावर ज्यादा किसकी होगी, जहां नेगेटिव अनस्टेबल है। और नेगेटिव अनस्टेबल कहां होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो अल्टीमेटली हमें यही तो पता करना है इन तीनों में वो कौन सा सोर्स एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्योंकि जिसकी कम होगी वहां अनस्टेबल होगा, जो अनस्टेबल होगा वहां डोनेटिंग नेचर ज्यादा होगी। तो बताइए सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, तीनों में कार्बन की, घटा। इन दोनों में किसकी, नाइट्रोजन की, घटा। बोलो ऑर्डर बन गया। दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्लस साइड इफेक्ट। देख लो, अब बच्चे कई इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा। वो कहते हैं कि सर हम तो याद कर लेंगे, हम तो रट लेंगे ऑर्डर। बिल्कुल रट लोगे तो, पर भैया अगर ये ऑर्डर आएगा तो रटा हुआ ज्ञान काम आएगा। लेकिन मान लो इनके भाई बंधु आ गए, शक्लें बदल गई, चार्ज तो रह गया लेकिन शक्लें बदल गई, फिर रटा हुआ ऑर्डर जो होगा वो हादसा करवाएगा। तुम कोई लॉजिक लगाओगे और वो लॉजिक का ऑप्शन वहां होगा, क्योंकि एग्जामिनर तुमसे ज्यादा चालाक है, तो तुमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि एग्जामिनर भी कभी स्टूडेंट था। तो वहां पर अगर ऑर्डर याद किया और रटा हुआ है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ ये सेम आ गया तो ठीक है, अदरवाइज दूसरा आया तो फिर दिक्कत। इसलिए ये लॉजिक मालूम होनी चाहिए, ये दो कंसेप्ट छोटे से हमें आने चाहिए कि अगर नेगेटिवली चार्ज का केस है तो कोई सी भी शक्ल हो, हमें तो ये चेक करना है नेगेटिव कहां पर ज्यादा स्टेबल है, कहां लेस स्टेबल है। और कैसे पता करेंगे, यहां से। और जैसे ही पता चला कि यहां स्टेबल है, इट मीन उसकी डोनेटिंग नेचर कम हो जाएगी। पता चला यहां लेस स्टेबल है, मतलब डोनेटिंग नेचर ज्यादा हो जाएगी। खत्म, रटना ही नहीं है, खुद बना सकते हैं अपन ऑर्डर। कैसा भी क्वेश्चन आए, फुल्ली चैलेंज है एग्जामिनर को। क्लियर है? तो उम्मीद है तुम लोग समझ गए होंगे कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। अब इसके आगे का ऑर्डर जो हम बना रहे हैं वो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल है। वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के बेसिस पर बनाया गया है और वो सारी न्यूट्रल स्पीशीज हैं। वो ऑर्डर तुम्हें रटना है, वो तो रटना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। वो क्या है जरा मैं लिख देता हूं। इसके बाद आता है 3rd डिग्री अल्काइल ग्रुप, देन आता है 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप, देन आता है 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप। या आप पढ़े हैं अल्काइल ग्रुप्स में, अगर नहीं पढ़े हैं तो हम एक क्लास बनाएंगे पूरा का पूरा नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म का, उसमें बिल्कुल आएंगे। देन इथाइल, देन मिथाइल ऑफ ट्राइटियम, मिथाइल ऑफ ड्यूटीरियम, मिथाइल ऑफ प्रोटियम, देन ट्राइटियम, ड्यूटीरियम, प्रोटियम। हाइड्रोजन जिसको प्रोटियम भी कहते हैं, इसका प्लस आई इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, अप्रोक्स 0 एज्यूम करा गया है। इसका कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं होता, अप्रोक्स 0 होता है। ये है प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर, और ये हमें याद होना चाहिए यहां से, और ये तो हम बना सकते हैं।
यहां से याद है तो भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर कोई अदर स्पीसीज आ गई जिन पर नेगेटिव है तो हमें लॉजिक पता है, हम उससे निकाल सकते हैं। और क्लियर है बच्चों? यहां तक का कंटेंट सबके अच्छे से क्लियर है? उम्मीद है आपने अच्छे से समझा होगा। अब चीजों को रिवाइज करिएगा, और रिवाइज करने के साथ साथ अपने डाउट्स भी खोजिएगा कि मुझे कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी चीज है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, मुझे दिक्कत आ रही है, उसे हम क्लियर करेंगे। उसे हम पर छोड़ दीजिए, बस हम पे थ्रो जरूर कर दीजिएगा, हम तक पहुंचा जरूर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। इसे पढ़िए, पक्का कीजिए, और कॉन्फिडेंस के साथ नेक्स्ट लेवल में अपन एंटर करेंगे, और वो है हमारा ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट और ग्रुप ऑफ माइनस आई इफेक्ट, जिसे हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है?